तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 9 से, कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। तो प्रीवियसली हमने क्या देखा था, कन्वोल्यूशन। हम कन्वोल्यूशन अब कर रहे हैं, एक फंक्शन है xt, सिग्नल है जिसका हमें ग्राफ दिया गया है कुछ ऐसा, उसका कन्वॉल्व करना है हमें ut के साथ। ये किस तरीके का सिग्नल है, इसको देख के एकदम थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए ये किस तरीके का सिग्नल है। ये साइनसॉइडल सिग्नल है, इधर साइन टी का या कॉस टी का। अब क्योंकि साइन जीरो पे ये जीरो नहीं है, इसलिए ये कॉस सॉरी एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो नहीं है, इसलिए ये साइन जीरो नहीं हो सकता, ये कॉस जीरो है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है और ये वन दे रहा है। अब वन में भी ये पर्टिकुलर माइनस वन दे रहा है, इसलिए ये किसका डायग्राम है, ये है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी का। तो और फाइनल हमसे पूछा था कि वाई टी एट टी इजकल टू पाई बाई टू पे हमको बताना है। तो कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी का हमको फिगर ये दिया हुआ जो कि जीरो है टी लेस देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन टी के लिए वो माइनस कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन की तरह लिखते हैं, इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ जो कि कन्वोल्यूशन का आपका था फॉर्मूला, और टी को हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, पाई बाई टू, जिसपे हमें वैल्यू चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से पाई बाई टू तक, ओके, एक्स टाउ डी टाउ। अब माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो आपका जीरो है वो आपको दिख गया, ये वाला सिग्नल आपका इतना जीरो है पार्ट, तो आपको सॉल्व करना है केवल जीरो से पाई बाई टू। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो केवल कितना बचा, वो केवल इतना बचा, ये, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़, ओमेगा नॉट क्या है, क्योंकि टू पाई अपॉन टू पाई क्या है, ओमेगा नॉट क्या होता है, टू पाई अपॉन टी, फंडामेंटल टाइम पीरियड, और इस ग्राफ का फंडामेंटल टाइम पीरियड टू पाई ही है। टू पाई के बाद फिर से यहाँ से नीचे से रिपीट कर रहा है, ओके। तो टू पाई अपॉन टू पाई वन, तो ओमेगा नॉट को हम रख सकते हैं वन, तो हमारा केवल माइनस कॉस टी या माइनस कॉस टाउ बचा। तो इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू माइनस कॉस टाउ डी टाउ, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये क्या आएगा, माइनस साइन टाउ माइनस माइनस सॉरी माइनस तो पहले से ही है, तो साइन टाउ आएगा, इस साइन टाउ में जीरो से पाई बाई टू हम लगा देंगे, तो माइनस साइन पाई बाई टू, साइन जीरो जीरो होता है, तो माइनस साइन पाई बाई टू मीन माइनस वन, तो माइनस वन इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर ग्राफ। कन्वोल्यूशन कर रहे हैं यूटी के संग, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम इंटीग्रेशन करते हैं, ओके। वाई टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ। आगे आते हैं, तो हमारे दो अलग अलग सिग्नल हैं, ये हमारा कुछ रेक्टेंगुलर पल्स है जो कि दो यूनिट स्टेप से मिलके बना है, दिस इज रैम। तो इनको हमें कन्वॉल्व करना है, इनको कन्वॉल्व करना है, वाई टी इजकल टू एक्स टी एक्स वन टी कन्वॉल्व एक्स टू टी, वाई टी एस टी इजकल टू टू पे क्या होगा ये पूछा गया है। तो कन्वॉल्व करने के लिए इनका इंडिविजुअल हम वेव फॉर्म लिखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं वेव फॉर्म का, तो टू यू टी माइनस फोर, तो ये तो पहला वाला हो गया। ये हमें पता है कैसे लिखते हैं, पहला जहाँ से शुरू हो रहा है यू टी माइनस फोर, फोर पे खत्म हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, टू। कन्वॉल्व करना है किसके साथ, टू आर टी माइनस, अब इसको आप कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखेंगे, आपका सिग्नल ऐसे जा रहा है, हमने अपवर्ड शिफ्ट किया ऐसे, तो पहले प्लस कितना कहाँ पे किया, जीरो पे किया, तो आर ऑफ टी माइनस जीरो, उसका स्लोप कितना, 8/4 2, तो ये पहला टर्म ऐसे आया। फिर ये जा रहा है ऐसे, हमें इसको क्या करना है, नीचे लाना है, यहाँ लाना है, इसकी पहले लिखेंगे, तो माइनस, क्योंकि नीचे लाना डाउनवर्ड शिफ्ट, माइनस आर ऑफ टी कहाँ पे ला रहे हैं, फोर पे, तो आर ऑफ टी माइनस फोर, मैग्नीट्यूड एंगल उतना ही होगा, क्योंकि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल, ये ऊपर वाला और ये दोनों सेम है एंगल, ओके। तो ये टू रहेगा, ये दूसरा टर्म आया। अब इसको भी हम नीचे पूरा ला रहे हैं, अब स्टेप नीचे गिरा रहे हैं, ये हमारा कुछ ऐसे जा रहा था, इसको स्टेप, तो माइनस एट यू, क्योंकि स्टेप कर रहे हैं, तो यू टी माइनस फोर, और कितना नीचे ला रहे हैं, एट नीचे ला रहे हैं पूरा, ऊपर एट था नीचे जीरो ला रहे हैं, तो माइनस एट इसका मैग्नीट्यूड, यू टी माइनस फोर, तीन टर्म आए। अब तो सिंपल है, इसको कन्वॉल्व करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, तो इसमें यू टी का एक बार इसके संग करेंगे, फिर इसी यू टी का इसके संग करेंगे, फिर इसी यू टी का इसके संग करेंगे, तो छः टर्म आएंगे पूरे, ओके, एक दो तीन चार पाँच छः। अब यू टी का आर टी के संग हमको पी टी देता है, यू टी के संग आर टी देता है, ये पता होना चाहिए, तो ये तो मतलब बेसिक है, कॉन्सेप्ट देख लिया। तो जहाँ पे आपका पी टी जो है वो इसके इक्वल है और आर टी इसके इक्वल है, इसमें फाइनल टी की जगह टू रख देंगे तो वैल्यू हमें कुछ ये मिलेगी, ओके। अब इसी को किसी और तरीके से कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, हम जो अपना कन्वोल्यूशन का डायरेक्ट फार्मूला
डायरेक्ट फार्मूला जो यूज़ करते हैं तो वो ये यूज़ करते हैं वाई टाउ ये। अब इसमें एक्स टू टाउ को हमने ऐसे लिखा और x1 टाउ, इसमें t को हम 2 लगा देंगे पूरे में। इसको हमने मान लिया qt, लेट अस अज्यूम इस पूरे मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को qt किसके इक्वल है x2 टाउ, x1 2 माइनस टाउ के इक्वल है। ओके, तो इस किसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, qt का इंटीग्रेशन कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में। और qt का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में क्या मतलब है, एरिया ऑफ qt, एरिया ऑफ qt निकाल देंगे हम। तो हमारा ये जो डायग्राम है इसको अलग अलग लिखते हैं, पहले 1 लिखा फिर 2 लिखा, दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज करने का क्या मतलब है कि जहाँ पे जो जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको वहाँ वहाँ बना देना है। तो 0 के पहले हमारा केवल ये एग्जिस्ट कर रहा है, 0 के बाद ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो आप लिख देंगे आसानी से। अब बात आई इसको लिखने की, तो यहाँ पे क्या है, और उसके पहले करने के लिए हमको यहाँ पे क्या है, इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा इस वाले में। x1 माइनस टाउ किया पहले हमने इसको, उसके बाद x1 माइनस टाउ माइनस 2, ये जो -2 कर रहे हैं तो ये राइट में स्केलिंग शिफ्टिंग हो रही है, तो -2 से आपका ये जो सिग्नल है वो 2 तक आ जाएगा। पहले -4 से 0 तक था, ओके 0 तक था, तो ये यहाँ तक आ गया। अब जब करेंगे फाइनल हम, अब फिर से करेंगे तो ये तो हमको एज इट इज मिल जाएगा, इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा उसके साथ, तो इसमें भी चेंजेस आएगा। तो एरिया जो फाइनल होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 8। हाँ, अब हमें क्या करना है फाइनल, थोड़ा सा मैं अगर इनको हटा दूँ, ओके ये सब तो समझ लिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा सॉल्व होके फिगर आए ये 2, जो हमारा QT था, जो हमारा QT है वो एक तो इसका है, ये दिख रहा होगा x1 माइनस टी माइनस टाउ, दूसरा हमारा जो हमारा ये रैम सिग्नल है ये है, इसमें करना है। अब इस रैम वाले पार्ट में देखेंगे तो इधर कोई भी पार्ट मौजूद नहीं है, तो इसका आप जब मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे तो आपको 0 दे देगा। तो सिग्नल कहाँ एग्जिस्ट करेगा, केवल और केवल राइट साइड में एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या है, आप 0 से 2 तक ये भी हमारा डिफाइंड है, और ये रैम्प भी हमारा डिफाइंड है 0 से 4 तक, ये रैम्प हमारा डिफाइंड है 0 से 4 तक। बट फिर वही बात आ जाती है कि आपका 2 से 4, ये 2 से 4 के लिए आपका ये तो है 0, ये वाला सिग्नल, तो ये भी 0 दे देगा इधर। तो एक्चुअल में इस जो फाइनल ये आपका QT का ग्राफ है, तो इसमें ये भी 0 है, ये भी 0 है, केवल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 0 से 2 तक के लिए। अब 0 से 2 तक के लिए कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो आपका ये 4 पे 8 था, अगर ये लीनियर लाइन चल रही है तो ये 4 पे 8 है, तो 2 पे क्या होगा, होगा 4। तो हमें बनाना इतना है केवल 0 से 2 तक के लिए, और कितना बनाना है 4, बट 4 है और ये जो ग्राफ है इसका स्केल कितना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो 4 और 2 मल्टीप्लाई होकर हमें फाइनल 8 दे देगा। ओके, तो ये 2 पे 8 है, ये 2 पे 8 है, और जो आपका x2t था उसमें यही डिफरेंस है, वो समझने वाली बात है कि हुआ क्या, वो आपका 4 पे 8 था, यहाँ पे स्लोप डबल हो गया, स्लोप डबल हो गया। अब ये जो फाइनल QT निकला है इसका आप एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकालोगे आंसर आएगा 8, और आपने जो प्रीवियस सॉल्व किया इसमें भी आप t को 2 रखेंगे तो भी आंसर आपको देगा 8, क्योंकि u ऑफ 2 क्या है, u क्या है, u स्टेप फंक्शन किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पे क्या देगा, e की वैल्यू देगा 1, हमेशा 1 देगा, तो 4 इंटू 2 -4, देगा 4, ये वैल्यू दे रहा है 4, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 8, तो इसको कंफर्म कर लेंगे क्या सही है, एरिया वाले इससे तो यही सही है, 8 इज द आंसर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, उसको सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो चीज़ों को पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, मतलब एकदम सिंप्लीफाइड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब कन्वोल्यूशन उसका क्वेश्चन 2-3 कर लिए। अब आते हैं बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज पे, चैप्टर नंबर 2 को शुरू करते हैं। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज मतलब सिस्टम के टाइप्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बेसिकली। टाइप्स भी कितने पढ़ेंगे, 6 टाइप पढ़ेंगे। ओके,
तो हमने मान लो एक इनपुट है एक्स टी, वो इनपुट दिया एक सिस्टम के अंदर जो कि हमें आउटपुट दे रहा है क्या, वाई टी। ओके, वाई टी दे रहा है। तो वो जो सिस्टम है उसका टाइप, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये सब किस तरीके का हो सकता है। तो इसमें मान लो पुट टी इजकल टू 2, अगर हम टी को 2 रखते हैं तो ये हमारा एक तरीके का इनपुट है। तो इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए जो भी सिस्टम की प्रॉपर्टी फिक्स होगी, मान लो सिस्टम क्या करता है, वाई टी इजकल टू 2 ऑफ एक्स टी है, वो एक्स टी का दुगना दे देता है। ओके, तो अब हमने अगर 2 रख दिया तो वो हमें 2 ऑफ एक्स ऑफ 2 दे देगा। ये जो प्रॉपर्टी है सिस्टम की, ये फिक्स है कि वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स टी करेगा हमेशा, ये सिस्टम फिक्स है, इसका काम इसे पता है, ये फिक्स है कि ये चीज़ करेगा। तो हमें केवल इनपुट और आउटपुट देखना है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। लाइक आपका ये आउटपुट है वाई टी, अब ये अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग हो सकता है। अगर आप एक्स ऑफ टी माइनस 1 कर रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, फिर भी आपको वाई टी मिल रहा है, मतलब आपका आउटपुट पास्ट पे डिपेंड करता है। ये कंडीशन बहुत अभी आगे यूज आएगी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अगर वाई टी एक्स टी पे डिपेंड कर रहा है तो वो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टी मतलब, और अगर वाई टी आपका एक्स टी प्लस 1 पे डिपेंड कर रहा है तो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि t को 2 देने पे अगर वो x2 पे डिपेंड कर रहा है तो वो प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा। अगर t को 2 देने पे वो x1 पे डिपेंड करेगा, मतलब 2 से पहली वाली जो वैल्यू थी। ओके, मतलब ये ग्राफ है, ये 2 है, ये 1 है। मान लो ये x2 की वैल्यू इस जगह है, कुछ है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, अगर वो पहली वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली अगर वो x3 वाली वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो वो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ ओके। तो इसी के बेसिस पे समझते हैं कि स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, स्टैटिक सिस्टम वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है सॉरी, ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट, डिपेंड करता है केवल प्रेजेंट पे। इसको हम मेमोरी लेस सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी लेस सिस्टम। अगर आउटपुट हमारा डिपेंड कर रहा है, ये डायनेमिक सिस्टम है, दिस इज डायनेमिक, दिस इज स्टैटिक। अगर वो आउटपुट डिपेंड कर रहा है पास्ट और फ्यूचर वैल्यूज पे भी, तो हमारा किसी भी एक इंस्टेंट के लिए ही अगर डिपेंड कर जाए, मतलब हमेशा तो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी किसी एक इंस्टेंट पे अगर वो डिपेंड कर जाए पास्ट या फ्यूचर पे, तो वो हमारा डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। उसका मतलब उसकी एक मेमोरी है। अब चेक करते हैं जल्दी जल्दी डायनेमिक एंड स्टैटिक सिस्टम। वाई टी इज इक्वल टू 2 ऑफ एक्स टी, यहाँ पे हम x की क्या वैल्यू रखें, 1 रखें, तो y1। ओके, मतलब जो वैल्यू हम रखेंगे t को, जो रखेंगे t इज इक्वल टू 1 तो x1 पे डिपेंड करेगा, t इज इक्वल टू 2 तो x2 पे डिपेंड करेगा। ऐसे चेक करते हैं, t की वैल्यू रख के और x को देखते हैं x में क्या चेंजेस आ रहा है। x किसके इक्वल है, मतलब y के इक्वली x है, तो वो हमें सीधा आउटपुट का चेंज देगा। तो ये एक स्टैटिक सिस्टम है। ओके, यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ टी प्लस 1। यहाँ पे अगर आप t को 1 रखेंगे, सपोज आप t को 1 रख रहे हैं, तो x2 नहीं बन जा रहा है, ये x2 बन जा रहा है, और x2 क्या फ्यूचर है, t इक्वल टू 1 के लिए x2 क्या फ्यूचर है, तो ये हमारा डायनेमिक सिस्टम है। ओके, ये डायनेमिक सिस्टम है। सिमिलरली e ऑफ एक्स टी, ये हमारा स्टैटिक सिस्टम है। t को कुछ भी रखेंगे, 0 रखेंगे तो x0, 1 रखेंगे x1, 2 रखेंगे x2, इस तरीके से सेम ही वैल्यू पे हमारा डिपेंड करेगा। ओके, साइन ऑफ एक्स टी, साइन ऑफ एक्स टी अगर रखेंगे तो भी हमारा एक्स टी वही रहेगा, भले ही वो उसके बाहर ऑपरेट कुछ भी कर रहा हो, कोई भी ऑपरेट कर रहा हो उससे मतलब नहीं, एक्स के अंदर टी जो है टाइम पैरामीटर वो इंपॉर्टेंट है, तो टी में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो ये स्टैटिक हो गया। सिमिलरली ई ऑफ टी प्लस 2 एक्स टी, ये स्टैटिक हो गया। ये बहुत ज़रूरी है समझना, ये ज़रूरी है, मैं इसको मार्क करता हूँ। ये क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है, हमें कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, कोफिशिएंट में टी प्लस 2 हो है, ई रेस टू टी प्लस टी माइनस 5 हो, कुछ भी हो, ठीक है, अगर ई रेस टू टी माइनस 5 हो, ये हो, तो भी वो स्टैटिक ही होगा। तो कोफिशिएंट से हमको मतलब नहीं है, ये समझने वाली बात है। अब यहाँ आते हैं वाई टी इजकल टू एक्स ऑफ टू टी। अब यहाँ पे डायनेमिक हो जाएगा सीधे से, अगर आप रख के देख लो, टी को आप 2 रखो। ओके, हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब y2 पे, तो किस पे डिपेंड करेगा, x ऑफ 4 पे। ओके, ये फ्यूचर वैल्यू पे हो जा रहा है, ये चीज़ ऊपर यही चीज़ लिखी है तो दिस वन इज डायनेमिक। फिर हम x ऑफ माइनस टी ये भी हमारा डायनेमिक है। आप t को -1 रख दो। ओके, तो हमें t को -1 रखा, x क्या बन जाएगा हमारा, x बन जाएगा +1, और ये -1 के लिए 1 वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू है टाइम एक्सिस पे, ये फ्यूचर हो गया, डायनेमिक हो गया। इवन एक्स ऑफ टी, अब इवन एक्स ऑफ टी को देख के एकदम से दिमाग में आता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इवन एक्स ऑफ टी का आपको एक्सपेंशन
पता है एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, तो जैसे एक्स ऑफ माइनस टी आए डायनेमिक बन गया। इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टाउ, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बाय डिफॉल्ट हमेशा डायनेमिक होते हैं, याद रखेंगे। ओके, इंटीग्रेशन एंड, इसको चलो आई में लिखते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन डायनेमिक ही होते हैं हमेशा। स्टैटिक एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट, ये तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मार्क है। एंड यूजिंग सिस्टम रिलेशनशिप, ये कुछ कंक्लूजन हमने यहाँ से निकाले। और डिफरेंशिएशन क्यों होता है, जैसे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dxt क्या है, चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ xt, और dt क्या है, चेंज इन टाइम। तो d क्या है हमारा, डिफरेंशिएशन क्या होता है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है। तो फ्यूचर इंस्टेंट माइनस प्रेजेंट इंस्टेंट भी करेंगे। ओके, तो ये क्या है असल में, dxt क्या है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ xt है, मतलब जो भी एम्पलीट्यूड xt के में चेंज आ रहा है, तो चेंज कैसा होगा, दो अलग अलग इंस्टेंट का ही तो चेंज होगा ना। आप फ्यूचर को लोगे प्रेजेंट को माइनस कर दोगे, आप प्रेजेंट को लोगे पास्ट को माइनस कर दोगे, आप प्रेजेंट से फ्यूचर को माइनस कर दोगे, आप पास्ट से फ्यूचर को माइनस कर दोगे। तो दो अलग अलग इंस्टेंट को हम यूज ही कर रहे हैं, तभी तो चेंज हमारा निकल के आ रहा है, इसलिए ये डायनेमिक ही होगा, कभी स्टैटिक नहीं होगा। तो ये मतलब ऐसे ही याद रख लेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फंक्शन सिग्नल सिस्टम डायनेमिक होते हैं सिस्टम। अब आता है कॉजल एंड नॉन कॉजल, इसको समझेंगे ध्यान से। तो इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूचर वैल्यूज, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रेजेंट पे डिपेंड करे और पास्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, पर फ्यूचर पे नहीं कर सकता, तो वो हमारा क्या होगा, कॉजल होगा, कॉजल सिस्टम होगा। ओके, कॉजल के लिए क्या है कि प्रेजेंट एंड पास्ट आर वैलिड, प्रेजेंट एंड पास्ट आर वैलिड, पास्ट पे भी कर सकता है और प्रेजेंट पे तो करना चाहिए ही, केवल फ्यूचर पे ना करे। तो इसको सीखने का तो कोई मतलब नया तरीका उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, आपने स्टैटिक डायनेमिक जो सीखा उसमें जो कॉन्सेप्ट लगे वो सारे यहाँ लगेंगे, बस आप चेक कर लिया कि प्रेजेंट पे है, ओके दिस इज कॉजल, ये प्रेजेंट के साथ पास्ट पे भी है, दिस इज कॉजल, ये प्रेजेंट और ये पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट दोनों पे है, दिस इज ऑल्सो कॉजल। तो ये तीनों सिस्टम कॉजल है। ओके, कैसे है, प्रेजेंट पे क्यों डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे, वो हमने पीछे देखा स्टैटिक डायनेमिक में। तो ये चीज़ है। अब इसका बचा केस क्या है, अगर कोई फंक्शन डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर पे भी डिपेंड कर जा रहा है इन केस, तो वो नॉन कॉजल होगा। अब नॉन कॉजल में भी एक सब केस होता है, वो देखेंगे अभी। नॉन कॉजल सिस्टम में आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट सिस्टम इज कॉल्ड नॉन कॉजल। तो ये चीज़ है, फ्यूचर वैल्यूज पे अगर डिपेंड कर रहा है किसी भी एक इंस्टेंट पे, तो वो हमारा नॉन कॉजल हो गया। ओके, मान लो प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, पास्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, बट एक बार एक सिंगल इंस्टेंट पे वो फ्यूचर पे डिपेंड कर गया, तो वहीं पे वो नॉन कॉजल हो गया। और नॉन कॉजल कांट बी इम्प्लीमेंटेड प्रैक्टिकली, और हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा सिस्टम जो होता है वो नॉन कॉजल नहीं होता, मतलब कोई भी सिस्टम फ्यूचर पे डिपेंड नहीं कर सकता, फ्यूचर किसको पता है। तो फैन है, एसी है, कुछ भी है, सारी चीज़ें कॉजल सिस्टम है, नॉन कॉजल नहीं। अब एक इसका स्पेशल केस है एंटी कॉजल, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंट समझना, कॉजल, कॉजल में, नॉन कॉजल में और एंटी कॉजल में। इसको देख लेंगे एंटी कॉजल में। तो कॉजल क्या है, ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट। ओके, मैं बोल के बता रहा हूँ, नॉन कॉजल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। एंटी कॉजल में क्या होता है कि वो फ्यूचर पे ही डिपेंड करे, तो इन विच आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन फ्यूचर, ये यहाँ पे लिखा है। एंटी कॉजल सिस्टम टाइप ऑफ नॉन कॉजल सिस्टम इन विच, टाइप बोलो या सब टाइप बोलो, आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट, तो वो हमारा क्या होगा, एंटी कॉजल सिस्टम होगा। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है हमारा, ये जो पहला एग्जाम्पल है दिस इज एंटी कॉजल, और ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं दिस इज नॉन कॉजल, ये नॉन कॉजल है क्योंकि इसमें प्रेजेंट आ गया, पास्ट आ गया, ये फ्यूचर है, दिस इज पास्ट, दिस इज फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर। तो केवल फ्यूचर पे तो एंटी कॉजल, आपका केवल प्रेजेंट और पास्ट पे तो कॉजल, और जो तीनों पे डिपेंड करे, मतलब फ्यूचर पे तो करना ही चाहिए, प्रेजेंट पास्ट पे भी करे तो वो नॉन कॉजल। ऑल एंटी कॉजल आर नॉन कॉजल, क्योंकि एंटी कॉजल क्या है, सब केस है नॉन कॉजल का, तो वो तो होंगे ही, सारे एंटी कॉजल नॉन कॉजल होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, क्योंकि वो छोटा पार्ट है, मतलब क्या, सबसेट है, दिस इज नॉन कॉजल, दिस इज एंटी कॉजल, ये एंटी कॉजल का बॉक्स है, दिस इज नॉन कॉजल। तो सारे एंटी कॉजल नॉन कॉजल हैं, बट सारे नॉन कॉजल एंटी कॉजल नहीं है ना। ये जो बचा वाला पार्ट है ये क्या है, ये नॉन कॉजल है बट नॉट एंटी कॉजल, ये सेट के उससे सकते हैं।
अब आते हैं चेक करते हैं कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम को। तो x ऑफ 2t आया, यहाँ पे 2t आते ही समझ में आ गया, आप 1 रखोगे वो 4 बन, सॉरी 2 बन जाएगा, आप 2 रखोगे वो 4 बन जाएगा। दिस इज फ्यूचर, ये फ्यूचर है, तो ये हमारा नॉन कॉजल हो गया। और इसको हम एंटी कॉजल भी बोल सकते हैं, क्यों? ओनली फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ देखते हैं x ऑफ 2t, x ऑफ t माइनस 1, t लेस देन 0 के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। इसको देख के एकदम x ऑफ 2t अगर कोई बिना सोचे समझे इसको नॉन कॉजल बोल देगा तो वहाँ पे वो गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको ये लिमिट्स भी देखनी है। ये t लेस देन 0 के लिए है और ये t ग्रेटर देन 0 के लिए। आप वैल्यू रख के देखो, t लेस देन 0 के लिए आप वैल्यू रखोगे, मान लो आपने रखी -1, ये क्या बना देगा इसको? ये बना देगा x ऑफ -2t। और x ऑफ -2t क्या है? -2 इज, ये टाइम एक्सिस पे कहाँ आता है? -1 इधर आता है, 0 इधर आता है, -2 छोटा है -1 से, ओके, पास्ट वैल्यू है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना x ऑफ 2t, लेकिन लिमिट ऐसी होने की वजह से ये पास्ट का एक्सप्रेशन है, इसलिए ये सिस्टम कॉजल सिस्टम है। तो ये अच्छा एग्जाम्पल था समझने के लिए। ओके, आगे आते हैं। वाई टी इजकल टू रियल ऑफ एक्स टी, रियल ऑफ एक्स टी की बात कर रहा है, इसका भी एक्सपेंशन हमें पता है। तो एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी जो होता है उसमें कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं आती, ये हमेशा याद रखेंगे। तो दिस इज कॉजल, ओके। एक्स टी इज एक्स ऑफ साइन टी, साइन टी में आप टी को -पाई रख के देखो, तो वाई ऑफ -पाई क्या आएगा? वो जो वैल्यू आएगी वो फ्यूचर वैल्यू होगी, फ्यूचर वैल्यू होगी, इसलिए ये नॉन कॉजल सिस्टम है। ई ऑफ एक्स टी, इसमें भी सिंपल एक्स टी है, उसके ऊपर ऑपरेटर से हमें मतलब नहीं है, ओके। ये जो केस देखो 4 और 5 को देखो, यहाँ पे हमने पूरे एक्स टी के ऊपर ऑपरेटर लगाया है, और यहाँ पे हमने टी के ऊपर ऑपरेटर लगाया है। तो टी के ऊपर ऑपरेटर लगना और एक्स टी के ऊपर ऑपरेटर लगना डिफरेंस है। एक्स टी के ऊपर ऑपरेटर लगाएंगे उससे कोई भी चेंज नहीं आएगा आपका सिस्टम में, कोई खास चेंज नहीं आएगा, वो कॉजल ही रहेगा अगर वो एक्स टी सिंपल है। यहाँ t+2 किया, स्क्वायर किया, तो ये क्या है? ओनली अ कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट वाली बात स्टैटिक डायनेमिक में भी सीखी। तो स्टैटिक डायनेमिक कॉजल नॉन कॉजल लगभग एक जैसी चीज़ें हैं, उनको करने का, सॉल्व करने का तरीका, सीखने का तरीका एक जैसा ही है। तो कोफिशिएंट से हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। हम देखेंगे इसको, दिस इज पास्ट, पास्ट है तो कॉजल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब पास्ट आ गया तो ये स्टैटिक नहीं हो सकता, ये डायनेमिक होगा अगर बात करें स्टैटिक डायनेमिक की। तो फिर आते हैं इधर, ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को देखने का सबसे इजी तरीका होता है, आपकी जो लिमिट है, ये हायर लिमिट क्या है? टी, आप इस लिमिट को रखो एक्स ऑफ टाउ जो आपका फंक्शन है, ये क्या बनाएगा? ये जो बनाएगा आप इसको चेक कर लो, चेक दिस, इसको आप चेक कर लो। एक्स टी क्या है? कॉजल है, ओके। 8th क्वेश्चन में एक्स ऑफ t+1 है लिमिट, आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स ऑफ t+1। एक्स ऑफ t+1 क्या देगा? 1 रखने पे 2 देगा, 2 रखने पे 3 देगा, ये कैसा है? नॉन कॉजल। अब -t रखेंगे तो ये x ऑफ -t बन जाएगा, ओके, -t बन जाएगा। तो और ये डोमेन इसका देखना -∞ से देख रहे हैं हम, तो -1 रखेंगे तो 1 दे देगा, और 1 रखेंगे तो -1 दे देगा। इसको 1 रखेंगे तो ठीक है, -1 दे रहा है, पर आप चेक इस पे भी तो करो ना, -1 पे 1 दे रहा है, और -1 के लिए 1 क्या है? फ्यूचर। तो इसलिए ये वाला सिस्टम नॉन कॉजल है। और y t इजकल टू एक्स ऑफ t+2 कन्वोल्यूशन डेल t-4, तो इसको सॉल्व करना पता है, आप ये t+4 को उठा के कहाँ लगा दोगे? इसमें t की जगह ये बन जाएगा ओवरऑल एक्स ऑफ t-4 +2, तो एक्स ऑफ t-2, एक्स ऑफ t-2 क्या है? पास्ट वैल्यू है, पास्ट वैल्यू पर डिपेंड करेगा पूरी तरीके से। दिस वन इज कॉजल, ओके। यहाँ कॉजल नॉन कॉजल खत्म हो गया। अब आते हैं लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम्स पे। तो लीनियर सिस्टम क्या? सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर अगर वो सुपरपोजिशन थ्योरम को फॉलो करता है, फॉलो द लॉज ऑफ सुपरपोजिशन लॉ या थ्योरम। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? वो कॉम्बिनेशन है किसका? 2 चीज़ों का, जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लॉज, लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजिनिटी। तो अगर दोनों में से एक भी लॉ वायलेट करता है तो हमारा फंक्शन लीनियर नहीं होगा, क्योंकि वो सुपरपोजिशन लॉ को वायलेट कर गया। तो दोनों
कंप्लीट होने नेसेसरी हैं। दोनों चीज़ अगर फुलफिल कर रहा है हमारा सिस्टम तो ही वो लीनियर सिस्टम है, वरना नहीं। ओके, तो लॉ ऑफ एडिटिविटी को देखते हैं सबसे पहले, फिर होमोजेनिटी को देखेंगे। लॉ ऑफ एडिटिविटी का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या कह रहा है, आपने एक सिग्नल दिया xt एक सिस्टम में, तो वह आपको yt देगा। आपने दूसरे में x2t दिया, इसमें x1t दिया था, ये आपको y2t देगा, वो y1t दे रहा है, और दोनों का आप ऐड कर रहे हैं, दोनों का आप ऐड कर रहे हैं, तो वो आपको क्या देगा, y1t प्लस y2t। ये तो आपका पहला हुआ, फर्स्ट। सेकंड क्या तरीका है, सेकंड तरीका ये है, सेकंड तरीका ये कहता है आप दोनों सिग्नल को पहले ऐड कर लो और फिर उसको सिस्टम से पास कराओ, तो जो आपको मिलेगा वो y डैश टी होगा। तो y1t प्लस y2t जो ये है, ये y डैश टी के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो अब इसको देख के ब्लॉक डायग्राम को समझ में आ गया होगा। इसमें पहले आप ऐड करो फिर पास कराओ सिस्टम से, इसमें पहले सिस्टम से पास कराओ इंडिविजुअल सिग्नल्स को, फिर ऐड करो, और दोनों इक्वल आने चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम लेते हैं 10 प्लस xt, ऐसा कुछ सिग्नल लेते हैं yt इक्वल टू, ओके, अगर आप दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, दोनों को पहले ऐड कर लेंगे, तो 10 प्लस xt x1t प्लस 10 प्लस x2t, तो आपका क्या बन जाएगा 20 प्लस x1t प्लस x2t। ये समझने की बात है। अब ये तो एक चीज हुई। अब दूसरा आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें पहले इंडिविजुअल सिस्टम से भेज दो। सिस्टम से भेजने में क्या होगा, 10 प्लस x1t और ये 10 प्लस x2t। सॉरी, इसको थोड़ा सा फिर से देखते हैं। तो अगर आप पहला वाला केस देखें, फर्स्ट वाला केस देखें, तो आपको ये मिलेगा। क्यों, आप क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल सिग्नल को पहले सिस्टम से पास करा रहे हैं, और आपका सिस्टम क्या करता है, आपका सिस्टम ऐसा आउटपुट देता है जिसमें वो इनपुट में 10 को ऐड कर देता है। ओके, अब समझ में आएगा, इनपुट में 10 को ऐड कर देता है। तो जब इससे पास कराएंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस x1t, ये बन जाएगा 10 प्लस x2t। अब इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा, 20 मिलेगा। अब सेकेंड मेथड से हम करें तो हमको ये मिल रहा है। सेकेंड मेथड से क्या है, पहले हमने इंडिविजुअल सिग्नल्स को ऐड किया, सिग्नल खुद में क्या है, x1t x2t। ओके, हम पहले yt को देखने लगे थे, तो yt से मतलब नहीं, x1t x2t को जोड़ दिया, तो इसके बाहर हमको क्या, इसके बाद हमको ये मिला। अब इसको हमने सिस्टम से पास किया, तो सिस्टम क्या करेगा, इसमें 10 को ऐड कर देगा, 10 को ऐड कर देगा, तो ये जो 10 मिल रहा है ये मिल रहा है। अब दोनों ये नॉन इक्वल है, एक में 20 आ रहा है, एक में 10 आ रहा है, इस वजह से ये हमारा नॉन लीनियर हो गया, ये हमारा नॉन लीनियर हो गया। आगे देखते हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी का ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ओके, एक हमारा फंक्शन है xt, दूसरा भी हमने xt लिया, हमने क्या किया, इसको पहले सिस्टम से पास कराया, इसने हमको yt दे दिया, उस yt को हमने k से मल्टीप्लाई करा दिया कांस्टेंट से, k इज अ कांस्टेंट। ओके, तो ये हमको के वाई टी देगा। अब इसमें पहले हमने के से मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद हमने सिस्टम से पास कराया, तब हमको आउटपुट मिल रहा है जो कि वाई डैश टी, जो कि के वाई टी के इक्वल है, होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू के वाई टी। ओके, तो इससे जो निकलेगा, मतलब दोनों, ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम में दो अलग अलग मेथड हमने यूज किया, दोनों मेथड का आंसर इक्वल होना चाहिए, तो ये हमारा वो पर्टिकुलर लॉ फॉलो होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, वाई टी इजकल टू एक्स टी का स्क्वायर। तो आउटपुट क्या है, असल में जो सिस्टम क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम क्या कर रहा है, हमें जो इनपुट भेज रहे हैं उसका स्क्वायर करके आउटपुट में दे रहा है। ओके, स्क्वायर करके आउटपुट में दे रहा है। अब इसने स्क्वायर तो पहले कर दिया, यहाँ पे क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर टी, और बाद में हमने उसमें के मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, एक्स के इंटू एक्स स्क्वायर टी। यहाँ पे पहले हमने के मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इनपुट क्या है इस सिस्टम के लिए, हमारा इनपुट है के इंटू एक्स टी, ये पूरे का स्क्वायर कर देगा। तो यहाँ पे हमें के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टी मिलेगा, जो कि दोनों नॉन इक्वल हैं, इसलिए ये नॉन लीनियर होगा। अब जल्दी जल्दी सिस्टम को लीनियर नॉन लीनियर हमें चेक करना है। तो एक्स ऑफ साइन टी है। ओके, तो इसमें हम अलग अलग करते हैं, x1 साइन टी प्लस x2 साइन टी, तो हमें ये एडिटिविटी हमारा लॉ फॉलो कर देता है, एडिटिविटी लॉ फॉलो कर देता है। इसको देख लेते हैं डायग्राम से फिर से। ओके, इसको देख लेते हैं फिर से, x ऑफ साइन टी।
हमने यहाँ से पास किया तो ये क्या बना, x1 ऑफ साइन टी, यहाँ से x2 ऑफ साइन टी, और दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों ऐड हो गए, यहाँ पे हमें यहाँ मिल गए। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले सिग्नल्स को ऐड कर लिया, जो x1t x2t हैं, x1t और x2t को ऐड कर लिए तो हमको यही मिलेगा हमेशा। अब हम इसको सिस्टम से पास करेंगे। सिस्टम क्या कर रहा है कि xt में जो t है उस t को साइन, उसका ऑपरेटर साइन कर दे रहा है, तो वो जो ऑपरेटर करेगा तो वो दोनों के लिए x1 में ही साइन t करेगा और x2 वाले सिग्नल में भी साइन t करेगा। जहाँ जहाँ t है उसको साइन t से रिप्लेस कर रहा है, तो इस केस में दोनों इक्वल आएंगे। ओके, दोनों इक्वल आएंगे, तो एडिटिविटी फॉलो करी इसने, एडिटिविटी। अब होमोजेनिटी चेक करते हैं, होमोजेनिटी चेक करते हैं, इसी वाले उससे चेक करते हैं। ओके, होमोजेनिटी चेक करते हैं। हमने लिया x ऑफ साइन टी, x ऑफ साइन टी पहले हमने सिस्टम से पास किया, मतलब पहले xt है उसको सिस्टम से पास किया तो हमारा x ऑफ साइन टी बन गया। अब उसमें हमने k मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला, k x ऑफ साइन टी, ये तो पहला मिला। यहाँ हमने k से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, k एक्स टी, सिस्टम से पास किया, जहाँ जहाँ t है उसको साइन टी बना दो तो ये भी क्या बना देगा, k ऑफ x साइन टी। तो दोनों इक्वल है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम से बता दिया दोनों इक्वल है, तो ये हमारा इसलिए ये भी फॉलो कर रहा है, ये हमारा होमोजेनिटी भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये लीनियर होगा, पहला एग्जाम्पल। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, ई रेस टू टी, इसको भी करेंगे, x1 ई रेस टू टी, x2 ई रेस टू टी, ब्लॉक डायग्राम से आप चेक कर सकते हैं बाकायदा, ये लीनियर होगा, ये दोनों को फॉलो करेगा। यहाँ टी स्क्वायर है, ये भी लीनियर होगा। अब ये क्या है कि इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कम टाइम में रिवीजन करना है, इसको पॉज करके देख सकते हैं इनको, बाकी कंक्लूजन पे अभी पहुँचते हैं मेन। ये सारे लीनियर हैं। 10 प्लस एक्स टी वाला हमने देखा था, नॉन लीनियर है। ओके, साइन टी प्लस एक्स टी, ये भी नॉन लीनियर है। क्यों, हम इसमें 10 प्लस कर रहे हैं, किसी सिग्नल में कोई भी कोफिशिएंट, तो वो हमारा नॉन लीनियर कर दे रहा है। क्यों, हमने देखा था एक बार तो वो 10 प्लस 10 मतलब 2 बार ऐड हो जाएगा और एक बार एक ही बार ऐड होगा, तो 10 हो, 10 की जगह साइन टी हो, कॉस टी हो, 20 हो, 15 हो, कुछ भी हो, अगर वो प्लस कर रहे हैं हम उसमें फंक्शन में, तो वो हमारा जो पहला लॉ था उसको वायलेट ही कर देगा, तो इसलिए नॉन लीनियर होंगे ऐसे सारे फंक्शंस। ओके, यहाँ पे क्या है, x1 t माइनस वन, x2 t प्लस टू, तो ये लीनियर है। तो अभी हमने एक तरीका देखा कि अगर हम किसी भी कोफिशिएंट को, कांस्टेंट हो चाहे नॉन कांस्टेंट हो, उसको, जैसे साइन t क्या है, इसमें t पे डिपेंड कर रहा है, ये नॉन कांस्टेंट है, उसको हमने अगर ऐड किया, ऐड या सब्ट्रैक्ट दो ही चीज़ कर सकते हैं, वो किया है तो वो हमारा नॉन लीनियर होगा। ओके, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया t इंटू एक्स ऑफ टी माइनस वन, टी स्क्वायर अपॉन टू एक्स ऑफ टी प्लस वन, तो ये भी लीनियर होगा, ये भी लीनियर होगा। ओके, फिर एक्स स्क्वायर टी, एक्स स्क्वायर टी, तो मेन जो हमारा फंक्शन है, अगर उस फंक्शन में हमने एक और कंक्लूजन लेते हैं धीरे धीरे करके, उसमें हमने कोई भी पावर लगा दी, जैसे एक्स स्क्वायर टी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, तो ये हमारा नॉन लीनियर होगा। अच्छा, पावर लगाई और उसके संग मतलब नहीं है कि उसके संग वन कोफिशिएंट है या साइन टी है, ये इस साइन टी की वजह से नहीं हुआ, 11th वाला साइन टी की वजह से नॉन लीनियर नहीं हुआ, ये एक्स स्क्वायर की वजह से नॉन लीनियर हुआ है। कंक्लूजन पे आते हैं, लीनियरिटी ऑफ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोफिशिएंट, तो उसका जो कोफिशिएंट है उस पर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, इन द सिस्टम रिलेशनशिप, मतलब जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है उससे होती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, ये भी हमने देखा, t प्लस वन टाइम स्केलिंग इधर इन एक्स टी और वाई टी, तो ये इन सबसे इंडिपेंडेंट होती है। अब अभी देखेंगे डिपेंडेंट किस पे होती है, और ये क्या है, t पे ऑपरेट करने वाला क्या चीज़ है, एक्स ऑफ साइन टी हमने ऊपर देखा था जो कि लीनियर था। ओके, ये क्या है, टाइम स्केलिंग कर रहे हैं t की साइन फंक्शन से, ये साइन ऑपरेटर से, तो इस केस में लीनियर है। वाई टी इजकल टू एक्स टी तो लीनियर है ही, एक्स ऑफ टी प्लस वन भी लीनियर है, हमने देखा शिफ्टिंग से भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम रूट कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं x की पावर 1/2 हम t कर रहे हैं, तो जहाँ पावर का केस आ गया वो सब नॉन लीनियर बन गया, रूट ऑफ एक्स साइन टी। अब यहाँ पे ये साइन टी की वजह से नॉन लीनियर नहीं बना है, इस रूट की वजह से बना है, रूट नॉन लीनियर, रूट ऑफ ये भी नॉन लीनियर। ये फंक्शन हमने देखा था, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा वायलेट करा है कंडीशन को, यहाँ हमने शिफ्टिंग करी है t माइनस वन टी प्लस वन, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर। ओके, यहाँ पे ये क्या है, u ऑफ माइनस टी और u ऑफ टी, ये क्या है असल में,
यू ऑफ माइनस टी जहाँ पे भी डिफाइन होंगे, मेरी बात को सुनना, जहाँ पे भी डिफाइन होंगे, यू ऑफ माइनस टी डिफाइन है जीरो से इन्फिनिटी के लिए और यू ऑफ टी डिफाइन है माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उनकी वैल्यू से मतलब है, वो वन ही होगी, जहाँ डिफाइन होगा वन, अदरवाइज जीरो। तो जब ये वन हो गया तो इससे मतलब नहीं है, तो ये भी हमारा लीनियर ही है। और यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन भी हमारा लीनियर होता है, ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर लीनियर, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन एनी नॉन लीनियर ऑपरेटर, इफ एनी नॉन लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट्स ईदर ऑन इनपुट एक्स टी और आउटपुट वाई टी, देन सिस्टम विल बी नॉन लीनियर। तो कोई नॉन लीनियर अगर ऑपरेटर है उसको देखते हैं, वो ऑपरेट कहाँ कर रहा है, टी पे नहीं, टी पे करेगा तो उसको हम टाइम स्केलिंग बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स ऑफ कॉस टी, ये टी पे ऑपरेट कर रहा है, ये नॉन लीनियर ऑपरेटर है कॉस, ये टी पे ऑपरेट कर रहा है, लेकिन तो यहाँ पे ये लीनियर ही होगा हमारा सिस्टम। लेकिन अगर वो एक्स टी या वाई टी पे ऑपरेट करता है कभी किसी भी केस में, तो वो हमारा नॉन लीनियर होगा। तो हमने क्या क्या कंडीशन देखी, अगर किसी फंक्शन में, यहाँ देखना, अगर हम टेन ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, टेन कर लो चाहे कॉस टी कर लो, कोई कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट वैल्यू हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करी, तो वो हमारा नॉन लीनियर बना देगा पहले। अगर उसमें पावर इन्वॉल्व है, एक्स टी में पावर इन्वॉल्व है, एक्स स्क्वायर टी, रूट टी, कुछ भी, तो नॉन लीनियर है। और अगर हम कोई भी ऑपरेटर लगा रहे हैं, लाइक साइन कॉस टेन कॉट, ये सारे ऑपरेटर, साइन इनवर्स टेन इनवर्स, ये सारे, ठीक है। वाई टी इजकल टू साइन ऑफ एक्स टी, या हम इसमें जैसे टेन कर रहे हैं, एग्जाम्पल टेन वाई टी कर रहे हैं, हम वाई के ऊपर कर रहे हैं, एक्स के ऊपर ये साइन टी लगा रहे हैं, ये भी हमारा नॉन लीनियर है। हम एक्स क्यूब कर रहे हैं, नॉन लीनियर, हम एक्स की पावर 5 कर रहे हैं, नॉन लीनियर। तो सारे स्क्वायर, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सब कुछ नॉन लीनियर होगा। ये फोर्थ रूट तो नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर। और बचे हुए जो ऑपरेटर्स हैं जिनको आप याद रखेंगे, इनको लर्न करके रखेंगे, ये भी हमारे सारे नॉन लीनियर ही देते हैं, लाइक सैम्पलिंग, सिंक, स्टेप, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, रियल, इमेजनरी, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, सिग्नम फंक्शन, ये सारे के सारे ऑपरेटर। लेकिन ये ऑपरेट कहाँ करने चाहिए, एक्स ऑफ टी के ऊपर, लाइक सैम्पलिंग ऑफ एक्स टी, या वाई ऑफ टी के ऊपर, लाइक सिग्नम ऑफ वाई टी, तो ये हमको नॉन लीनियर देंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स ऑफ सैम्पलिंग टी, तो अब ये नॉन लीनियर नहीं होगा, ये याद रखेंगे। क्यों, यहाँ पे हम ये टाइम स्केलिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही डिटेल में नॉन लीनियर लीनियर को कवर कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। और कुछ के लिए देख सकते हैं जल्दी जल्दी, ई रेस टू एक्स टी, हमने ई से वो कर दिया ऑपरेट एक्स के ऊपर, तो ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। सिंक ऑफ एक्स टी, ये भी नॉन लीनियर हो गया। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एक्स टी, नॉन लीनियर हो गया। वाई टी क्या है, एक्स एक्स क्या है, कॉन्जुगेट टी, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर हो गया, क्योंकि ये हम मेन क्या कर रहे हैं, ये एक्स पे हम कर रहे हैं इसको। इमेजनरी ऑफ एक्स टी नॉन लीनियर, कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक नॉन लीनियर, सिग्नम नॉन लीनियर, रियल नॉन लीनियर, यू ऑफ एक्स टी नॉन लीनियर, सैम्पलिंग ऑफ एक्स टी के ऊपर या वाई टी के ऊपर कुछ कर रहे हैं, सारे नॉन लीनियर। तो इतने सारे हमने नॉन लीनियर के केसेस देखे। अब ये देखते हैं, वाई टी आउटपुट है, हमको ग्राफ दिया गया है, तो ये ग्राफ क्या है, एक्स टी का ग्राफ है और जिसका स्लोप 2 है, तो y2 क्या है हमारा 2xt के इक्वल है, y2 क्या है 2xt के इक्वल है। और ये हमें देखने में पता चल रहा है, ये तो लीनियर है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं। और इसको वैसे भी देखो तो हमने xt में कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, कोई ऑपरेटर मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो दिस वन इज लीनियर। 19 देखे 10 + 3xt, ये क्या है, इसको आप, ये हमें ये गिवन नहीं था, ये हमने खुद निकाला है इस ग्राफ से। स्ट्रेट लाइन है xt और इसका स्लोप कितना है 3, तो 3xt, और 10 इंटरसेप्ट है तो 10 + 3xt। अब यहाँ जैसे 10 प्लस हुआ, ये क्या बन गया, नॉन लीनियर बन गया। इसको देखते हैं, ये ग्राफ आपका सीधे से मॉडुलस का ही ग्राफ है, इसको देख के याद आ जाना चाहिए, मॉडुलस है तो सीधे नॉन लीनियर। ये सिग्नम का ग्राफ है, ये नॉन लीनियर। अब जो ये क्या है, ग्राफ का क्या मतलब है, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम की, इसको हम आगे देखेंगे और कंट्रोल सिस्टम में भी देखेंगे। मतलब जब हम y और xt के बीच का रिलेशन का ग्राफ देखते हैं तो वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक होता है। ओके, यहाँ सिग्नम था तो नॉन लीनियर। तो yt इज इवन xt, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो xt + x ऑफ -t आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हम कॉजल नॉन कॉजल वो सब नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं लीनियर। तो ये क्या है, हमने स्केलिंग करी और स्केलिंग अलाउड है, स्केलिंग इज अलाउड, तो ये लीनियर है। और xt में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सारे के सारे स्टैटिक सिस्टम कॉजल सिस्टम होते हैं, ये तो एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये तो होगा ही। सारे के सारे स्टैटिक सिस्टम क्या होंगे,
केवल प्रेजेंट पे डिपेंड करेंगे। तो कॉजल की डेफिनेशन क्या है कि ईदर प्रेजेंट और ईदर पास्ट प्लस प्रेजेंट। तो इस तरीके से, और इधर पास्ट। तो ये जो प्रेजेंट वाला, ये वही बात हो गई कि आपका ये डोमेन है कॉजल का, उसके अंदर सब डोमेन है स्टैटिक का। तो सारे स्टैटिक कॉजल हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।